प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। चार्ज का नेचर, चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान से एकदम, आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं। इसलिए आवेशों के पास एडिटिव नेचर होता है। जैसे मान लो 10 कूलम का आवेश है, -5 कूलम का आवेश है, तो टोटल आवेश दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 कूलम का बचेगा, 5 कूलम का बचेगा। 10 प्लस -5, 10 में से 5 गया, 5 बच गया। यानी चार्ज का नेचर एडिटिव होता है। तुमसे पूछेगा चार्ज का नेचर, आवेश की प्रकृति एडिटिव क्यों होती है, तो आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आवेशों को अदिश की तरह, अंकों की तरह हम जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी एडिटिव नेचर होता है। करेक्ट। तुम लोग कहीं स्टार देकर के चाहो तो लिख भी सकते हो कि द नेचर ऑफ चार्ज इज एडिटिव, एक स्टार देकर के लिख लो। इज एडिटिव। आवेश की प्रकृति योज्य होती है। योज्य मतलब जोड़ने वाली। करेक्ट। अब आप आगे आवेश की प्रकृति योज्य होती है, योज्य, जोड़ने वाली होती है, जोड़ने वाली होती है। अब विद्यार्थी यहां से आप स्टार्ट करिए। कूलम्स लॉ, स्पेलिंग COULOMB, कूलम्स लॉ। कूलम्ब का नियम, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कूलॉम का नियम, या कूलम्ब का नियम भी लिखते हैं, कूलम्ब हिंदी में। हम ये दोनों लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ, कूलॉम का नियम यानी कूलम्स लॉ। क्लियर हो गया? आइए देखो, मान लो कूलम का नियम, एक आवेशित कोई कण है, यह बिंदुवत है। कण का अर्थ हो गया कि आकार उसका ना के बराबर हो, बहुत बहुत छोटा हो, और इस पर एक आवेश है स्मॉल q1, तो हम इसको बोलेंगे आवेशित कण है या बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, बिंदु आवेश। तो पहले आपको कूलम्स लॉ वैलिड जो होता है वह बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है, यह नियम। तो पहला चीज, एक चीज लिखिए यहां आप लोग, पहले ऐसे डाल कर दीजिए, डालिए और लिखिए कॉन्सेप्ट। पहले तो ये जाने कि यह नियम हम लगाएंगे कहां। आप आवेश को समझ गए हैं, आवेश क्या है इसकी समझ है आपके पास। अब आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं कूलम्स लॉ के लिए। तो पहला नंबर कि यह लागू होगा बेटा, दो आवेश जब, एक दो आवेशों के बीच लागू लागू होगा, लेकिन आवेश बिंदुवत होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या कि इट इज, लिखो इट इज वैलिड फॉर इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। यह नियम, हिंदी में लिखो, यह नियम
बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है या मान्य है। यानी अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। अब सवाल यह है कि पॉइंट चार्ज, पहले ध्यान से, पॉइंट चार्ज बोलते किसे हैं? बिंदु आवेश हम किसको बोलेंगे? पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बिंदु आवेश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हेडिंग दे दीजिए, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। देखो विद्यार्थी, अगर किसी नेग्लिजिबल साइज है, यानी बहुत बहुत छोटा आकार का कोई पार्टिकल कण हो, तो उस कण पर स्थित जो आवेश होता है उस आवेश को क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। तो लिखेंगे क्या? द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, द चार्ज ऑन अ पार्टिकल of negligible size, of negligible size is called, the charge on a particle of negligible size is called point charge। ठीक है? it can be named as charged particles, charged particles। ये हो गया विद्यार्थी पहला तरीका, यानी पॉइंट, बिंदु आवेश किसे कहते हैं, नहीं मारना खून खा, बिंदु आवेश किसे कहते हैं उसका पहला तरीका हो गया, फर्स्ट। क्लियर हुआ? देखो बेटा, जैसे तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम कौन हो, हमको तो यही लगता है। कोई भी बच्चा को देखते हैं ना कि वो थोड़ा सा अलग हरकत कर रहा है, तो हमको लगता है कि मतलब देखो, बच्चा है तो जब खाली टाइम है तो हरकत तो करेगा ही, लेकिन जब काम करते समय दुनिया का कोई भी आदमी वर्क कर रहा है, उस समय बदमाशी कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना पूरा गड्ढा खोद रहा है, उसमें जाके गिर जाएगा। काम करते समय, जब काम नहीं है तो बदमाशी करो ना, खेलो कूदो, फील्ड में घूमो, जो करना है करो, लेकिन कम से कम पूरे 24 घंटा में 5 घंटा तो काम करोगे ना। 7 घंटा 8 घंटा का जो काम होता है, उतना काम करते समय फिर दूसरा कुछ नहीं, काम तो बस काम। 8 घंटा, उसके बाद करो ना जितना बदमाशी करना है, कोई नहीं मना करता है, लेकिन काम करते समय बदमाशी करना कहीं से रिलीवेंट नहीं है बेटा, कहीं से यह ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हम लोग टीचर है ना, तो मेरा प्रायोरिटी है कि हम आपको इन ऑल रेस्पेक्ट ठीक करें। मेरा प्रायोरिटी नहीं है कि आपके जेब का पैसा छीन करके यहाँ पे हम रख लें। हम आपको सीधा सीधा बोलते हैं कि आपका, मेरा प्रायोरिटी है आपको पढ़ा देना, हम इसीलिए खड़ा है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर संसार में बहुत सारा लोग का डिसीजन है, जिसको पढ़ना है पढ़ ले। तो पहले इसकी हिंदी लिख लो बेटा, लिख लो। किसी बहुत छोटे आकार के कण पर स्थित आवेश को, किसी बहुत छोटे आकार के कण पर स्थित आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। चार्ज पार्टिकल ही लिखना, चार्ज पार्टिकल।
बिंदु आवेश कहते हैं, पूर्ण विराम। इसे आवेशित कण का नाम भी दिया जाता है, इसे आवेशित कण का नाम दिया जा सकता है, इसे आवेशित कण का नाम दिया जा सकता है, यानी आवेशित कण कहा जा सकता है, इसे आवेशित कण कहा जा सकता है या आवेशित कण का नाम दिया जा सकता है। पहला तरीका हो गया। दूसरा देखो बेटा, जैसे अब यहां पर हम क्या कहेंगे, जैसे एक पॉइंट है, इस पर लिख दो Q, ये पॉइंट चार्ज हो गया, लिख लो साइड में ऐसे ही करके पॉइंट चार्ज। एक बिंदु बना के उस पर चार्ज दे दोगे तो यह पॉइंट चार्ज हो गया। दूसरे जगह कहीं बना दो Q प्राइम, ये भी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश हो गया। ये भी बिंदु आवेश हो गया। गुड, इसको हम बिंदु आवेश, इसको भी बिंदु आवेश बोलेंगे। बिंदु के रूप में जहां आवेश संचित हो, यानी किसी छोटे नगण्य आकार के कण पर अगर कोई आवेश है तो हम उसको बिंदु आवेश कहेंगे। दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर देखिएगा बिंदु आवेश का। देखो विद्यार्थी, अगर मान लो दो बड़ा बड़ा बॉडी हो, ये बड़े बॉडी आकार का साइज इनका मेजर कर सकते हैं, आकार अगर इनका मेजर कर सकते हैं, जैसे 2 का A, ये मेजरेबल साइज, इसका साइज नगण्य नहीं है, ये बड़ा साइज है। जैसे मान लो कोई स्फेयर ही है, स्फेयर मतलब गोला, कोई यह गोला है और ये आवेशित है, यानी चार्ज्ड स्फेयर है, आवेशित गोला है। ये जो गोला है वो आवेशित है, छड़ है, कुछ भी दूसरा भी बना सकते हो सब, कोई छड़ दे दो तो लिख लेना आवेशित छड़ है, क्योंकि इसका आकार हम माप सकते हैं, मेजर कर लेंगे, मेजरेबल है, इसको मापा जा सकता है, इसके आकार कितना है, इसका लंबाई चौड़ाई या इसका आयतन एरिया सब जब पता चल जाए तो इसका अर्थ है कि मेजरेबल है। तो ये कोई आवेशित मान लो कण है, पिंड है, यह कण नहीं है, आवेशित गोला। तो क्या यह पॉइंट चार्ज होगा? तो इट इज नॉट पॉइंट चार्ज, यहां लिख लेंगे इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, यह कोई बिंदु आवेश नहीं है, यह बिंदु आवेश नहीं है। तो फिर प्रश्न आएगा कि क्या है, तो बिंदु आवेश नहीं है, यह आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड है। क्लियर, बिंदु आवेश नहीं है। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। दूसरा, सेकंड, यह बिंदु आवेश नहीं है। तो अब प्रश्न ये होता है कि यह क्या है, तो आवेशित पिंड है, करेक्ट। हम ए हो गया। अब यहां आओ, मान लो ये यही आवेशित पिंड है, यह दो आवेशित पिंड है और दो, अब एक से दो पिंड ले लिया, ये दोनों अलग अलग आवेशित पिंड है। जवान पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं आवाज पे, यह दोनों पिंड अलग अलग आवेशित पिंड हैं, आवेशित कण नहीं है। अब इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो यहां पर दो केस, केस 1, यहां पे आपको दो केस मिला। पहला केस क्या मिला आपको कि अगर इफ r इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब यानी सीमित दूरी पर हो, ज्ञात दूरी पर हो, जिसे हम पता कर सके और कम हो, फाइनाइट मतलब कम,
इफ आर इज फाइनाइट, यानी आर हमें पता हो कितना है, इफ आर इज फाइनाइट देन यह दोनों क्या है, बड़ा बड़ा पिंड है, यह दोनों क्या हो गए, बड़े बड़े पिंड हैं। यानी दोनों के बीच की दूरी अगर कम हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, ऐसी दूरी हो जिसको हम माप सके, फाइनाइट का अर्थ यही होता है, सीमित दूरी हो, देन द बॉडीज आर, या ऐसे लिख, नाम दे देते हैं बेटा इसको ए और इसको भी अवसान, देन ए एंड बी आर चार्ज्ड बॉडीज, नॉट चार्ज पार्टिकल, चार्ज चार्ज बॉडीज। समझ गए? यदि आर सीमित हो तो ए और बी आवेशित पिंड है, ये आवेशित कण नहीं है, तो यहां पर कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा। तो यहां लिखेंगे 10 द कूलम्ब्स लॉ। क्यों हम बोल रहे हैं नहीं लगेगा? क्योंकि ये पहला यही लिखाया है कि कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, और यहां पर ये दोनों आवेशित पिंड हैं, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो हम यहां कूलम्ब का नियम नहीं लगा सकते। ए एंड बी चार्ज बॉडीज 10 द, यहां चूंकि चार्ज बॉडी है 10, इस प्रकार कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस। इस स्थिति में कूलम्ब का नियम का उपयोग हम नहीं कर सकते, करेक्ट। जबकि दोनों पर, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, बीच की दूरी भी है और दोनों सब पता है, फिर भी कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ये कण नहीं हो, आवेशित बड़ा बड़ा पिंड हो, तो कूलम्ब का नियम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। नोट करो, पहला केस है ये। केस 1, पहले इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट केस यही हो गया कि कूलम्ब का नियम यहां इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कूलम्ब्स लॉ कैनॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी लिखना है बेटा, बी बोले होंगे जरूर, कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस। ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों, तो चूंकि कूलम्ब का नियम बिंदु आवेशों के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बड़े बड़े हैं साइज में, इसलिए ऐसा है। आइए, पहला केस कंक्लूड हो गया। यह कब बड़े बड़े पिंड में है और दूरी क्या है ये पता कर सकते, छोटी दूरी है। चलो हिंदी लिख लो फटाफट, जरा लिखो तो, लिखो हिंदी। यदि स्मॉल आर अर्थात आवेशों के बीच की दूरी
अर्थात आवेशित पिंडों के बीच की दूरी, यदि स्मॉल आर अर्थात आवेशित पिंडों के बीच की दूरी सीमित हो अर्थात मापी जा सके, आसानी से मापी जा सके, सीमित हो अर्थात आसानी से मापी जा सके, तो इस स्थिति में कूलम्ब के नियम का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में कूलम्ब के नियम का उपयोग हम नहीं करते हैं। अब इसका केस 2 आ जाओ। सेकंड केस, केस 2 थोड़ा देखते चलना सब बेटा, अच्छा चीज बता रहे हैं। क्योंकि कूलम्ब का नियम पढ़ना है, अब पढ़ लो, इस्तेमाल करने नहीं आया तो बकवास है। अब यहां देखो, मान लो वही पिंड है ए, वही पिंड, यह आवेशित पिंड हो गया, चार्ज्ड बॉडी है, यह पॉइंट चार्ज नहीं है। ये भी आवेशित बॉडी है, यह बिंदु आवेश नहीं, अलग अलग दोनों ही आवेशित पिंड हैं। इनके बीच की दूरी जो यह आर मानेंगे, यदि आर असीमित हो, इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हो, तो फिर यही दो पिंड जो आवेशित पिंड है, इनको बिंदु आवेश की तरह इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लोग बहुत दूर किसी चीज को देखते हैं तो सामने से वो बहुत बड़ा होता है और बहुत दूर दिखने पर छोटा दिखता है। तुम सोचो बहुत दूर है, बोलता है 7,000 मेजर हो गया, 7,000 फीट पे, 10,000 फीट पे, 30,000 फीट पे हवाई जहाज उड़ रही है तो मक्खी की तरह दिखती है। 30,000 फीट वाली तो हम लोग दिखती भी नहीं है, मक्खी की तरह अगर दिखती भी है तो मक्खी की तरह दिखती है। कल्पना करो, अगर मान लो चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी हो तो ये सब तो काफी बड़ा, सोचो चांद कितना बड़ा साइज में है लेकिन इतना छोटा होता है। तो अगर बहुत दूर दो आवेशित पिंड हो, पिंड है बड़ा बड़ा, लेकिन उनके बीच की दूरी अगर बहुत बड़ी है तो यहाँ कूलम्ब का नियम अप्लाई कर लेंगे। तब जब इनके बीच की दूरी बहुत बड़ी हो तो यह दोनों बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, यानी आवेशित कण की तरह इनको मान लेंगे। क्लियर हो गया ना? तो आप यहां क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखते चलिए। इफ R is infinite, that is very large, the charged bodies A and B, the charged bodies A and B are assumed, या can be लिख लो बेटा, A and B can be assumed as point charges and so the Coulomb's law can be used in this case। और इस प्रकार कूलम्ब का नियम यहां उपयोग में लाया जा सकता है। कूलम्ब का नियम उपयोग किया जाता है। अब समझ गए होंगे बिंदु आवेश का तात्पर्य और कूलम्ब का नियम कहां लगता है। तो पॉइंट चार्जेस समझ गए, दूरी छोटी हो
बिंदु अगर पॉइंट के आकार में है तो यूज करना है, अगर बहुत बड़े बड़े पिंड भी हैं और दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो हम इनको भी बिंदु आवेश की तरह मानेंगे और यहाँ कूलम का नियम उपयोग में ला सकते हैं। ये हो गया हमारा कूलम के नियम का उपयोग करना। अभी और आगे भी है, तो पहले पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है तो हम यहां देख गए। अब आगे कूलम का नियम पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज वहां आएगी कि कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग आसानी से फ्री हो जाओगे, सब बनाते रहो, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलो अब ये बेटा हो गया कूलम का नियम के लिए प्राइमरी जो पॉइंट चार्जेज होते हैं उसका कॉन्सेप्ट। अब कूलम का लॉ तुम यूज कर सकते हो। चलो अब हेडिंग दे दो, कूलम्स लॉ। हेडिंग दो, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। अब यह नियम किसके लिए लागू होता है विद्यार्थी? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो मान लो यहां पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यानी चार्ज पार्टिकल है, इस पर आवेश क्या है? Q1, और इससे स्मॉल r दूरी पर दूसरा एक पॉइंट चार्ज है Q2। अब पॉइंट चार्ज हो तो दोनों के बीच की दूरी कुछ भी हो लागू होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। इनके बीच का दूरी r है। फिगर नंबर 1, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पर फोर्स अगर F1 वेक्टर है, यानी बाएं वाले को F1 वेक्टर मान लिया, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इस फोर्स को क्या मान ले? F2 वेक्टर। यही हो सकता है। दूसरा नंबर, अगर मान लो ये दोनों ही सेम चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल -Q1 है, दूसरा यहां पर सेम परिमाण का Q2 है, ठीक है। अलग अलग भी हो सकता है, मतलब एग्जांपल चूंकि ये क्लियर है तो एक ही के लिए लेंगे, समझ जाओगे सब। यह Q2, यह -Q1 इसको रिपेल करेगा। अगर यह फोर्स F2 है पक्का, और यह फोर्स ये भी रिपेल यानी विकर्षित करेगा माइनस माइनस को, तो इस पर Q1 पर F1 लगा, Q2 पर F2 लगा। नंबर 3, अगर मान लो एक सेम वही वाला है, यहां पर -Q1 चार्ज है और यहां पर +Q2 चार्ज है, तो अपोजिट नेचर के चार्जेस, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो Q2 के कारण इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, माना यह F1 वेक्टर है, समझ गए? डायरेक्शन हो गया अलग। अब EF1 EF1 में फर्क हो गया, एग्जाम्पल बदल ना गया, और इस पर जो फोर्स लगा वो इस तरफ लगा, माना F2 वेक्टर है। अब ये वाला F1 यहां नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो अब चाहे यहां पर देखो, इस पर के फोर्सेस हो, इस पर के फोर्सेस हो, इस पर के फोर्सेस हो, इन सारे कंडीशन में ये सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जितना फोर्स F1 F2 पर लगाएगा, Q1 Q2 पर लगाएगा, उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा। जितना यह Q1 माइनस Q2 पर लगाएगा, उतना ही -Q2 -Q1 पर। यहां भी वही बात है, जितना फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के मान बराबर हो या अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों मतलब आवेश, आवेश अलग अलग परिमाण के ही हैं, लेकिन दोनों का क्या होता है? फोर्स इक्वल होता है दोनों पर। एकदम क्लियर? तो पहले इसको समझो। अब यह फोर्स होता क्या, इसलिए लिखा जाता है दो आवेशों के बीच का बल। वह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वह फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी आकर्षण का भी बल हो सकता है, विकर्षण का भी बल हो सकता है, करेक्ट। लेकिन एक आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है,
दूसरा भी उतना ही बल उस पर लगाता है। तो बल का परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए सदिश दोनों के अलग अलग है। अब यह कूलम का नियम क्या सदिश रूप में व्यक्त हुआ था, यानी यह वेक्टर F1 या वेक्टर F2 का लॉ है, या F1 और F2 के मैग्नीट्यूड परिमाण का नियम है? तो परिमाण के लिए नियम है। कूलम्ब दिशाओं के लिए लॉ नहीं बताए थे, उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण निकाले थे कि मैग्नीट्यूड कितना होता है। वेक्टर हम पढ़े इसलिए वेक्टर के फॉर्म में इसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, पढ़े हम लोग, वही काम करेंगे। तो सबसे पहले यह लॉ क्या है, ये दूरी r है, r है। नियम क्या हो गया बेटा, नियम क्या कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों में कोई फर्क नहीं हो गया, हम आपको लिखा दिए, यही सब चीज पहले बिंदु आवेश क्लियर किए हैं। तो लिखिए यहां पर लॉ क्या है, लिखिए, फिगर पहले साइड में बना लीजिए, तीनों फिगर बना लीजिए, साइड में आप तीनों फिगर पहले बनाइए। जल्दी करिए, 3 लाइन ही तो खींचना है। हो गया, करेक्ट। अब आप यहां आइए, लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, नोट करते चलिए साथ में, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between the two point charges. This law states that the magnitude of force between the 2 point charges is proportional to product of magnitude of force प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, वो चार्जेस कौन है, तो पॉइंट चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between them.
बिटवीन देम, फुल स्टॉप। क्लियर? लिखो, यह नियम बताता है कि, फटाफट लिखो हिंदी, यह नियम बताता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच के बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम क्लियर हो गया? तो अब यहां पर देखो, यह नियम क्या हो गया, देयरफॉर यह F1 का मैग्नीट्यूड हो या F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, यह दोनों ही समानुपाती हो गया। इसको हम F मान लें, सिर्फ F का मॉड वेक्टर F का मॉड, या सिर्फ F मैग्नीट्यूड F, यानी से, क्योंकि दोनों जब बराबर है तो दोनों को F ही मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है तो मैग्नीट्यूड केवल लिख लिया, वेक्टर F नहीं, F लिखा। तो 10, अब यह लॉ क्या होगा विद्यार्थी, 10 क्या हो गया, तो F समानुपाती हो गया दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल, यानी मॉड Q1 मॉड Q2। समझ गए? मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। ठीक, दोनों के, अब ये प्लस होगा तब भी ये प्लस ही होगा, माइनस Q1 रहता तब भी प्लस ही Q1 लिखना है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है मॉड। और ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो आर स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर का इनवर्स 1/r² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर? तो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/r² का प्रोपोर्शनल, और केवल r² का इनवर्सली, इनवर्स कर दिया। तो दोनों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे Q1 का मैग्नीट्यूड यानी Q1, Q2 का मैग्नीट्यूड यानी Q2, यानी प्लस हो तब भी प्लस, माइनस हो तब भी प्लस ही लिखना है, याद रखना इस बात को, और डिवाइडेड बाई r²। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह जब हटा देंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो इंप्लाइज दैट F इज कांस्टेंट इनटू Q1 इनटू Q2 बाई r²। यही है क्या चीज, कूलम्स का, कूलम्ब का लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्ब का नियम यही है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब यह के, अच्छा यह जो लॉ मिला, यह कोई क्या मिला, कोई हमारे न्यूमेरिकल बनाने से तो नहीं मिला, यह थियरी है, इसको कूलम ने क्या किया था, शोध किया था, उन्होंने प्रैक्टिकल के आधार पर निकाला। तो यहां पर जो के होता है उस कांस्टेंट का मान भी प्रैक्टिकली ही निकाला गया, याद रखना है। वेयर जहां के का मान क्या है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, या एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो यह परमिटिव, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसको बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी का नाम होता है, डबल टी है यह, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इंग्लिश डिक्शनरी का सिंगल वर्ड जिसमें डबल यू एक साथ आता है। पूरे डिक्शनरी में डबल यू, इसको छोड़ करके कहीं नहीं साथ में आएगा। समझ गए ना? तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको बोलते हैं विद्यार्थी हिंदी में निर्वात की परावैद्युतता, या विद्युतशीलता भी इसको बोलते हैं, परावैद्युतता। करेक्ट। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या? तो देयरफॉर, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया निर्वात की परावैद्युतता। हर एक एक चीज को क्लियर करके अगर आप रखते हैं, रटते नहीं है, समझ के काम करते हैं, तो आप ठीक हो ही जाइएगा। आपको, आप ठीक हो ही जाइएगा। कितना ही बदमाश है, अपने आप ठीक हो ही जाइएगा। बस मन लगाइए, हो ही जाइएगा बेटा। यहाँ तो हम ठीक कर देंगे। अब धीरे धीरे एक एक घंटा अगर कोई आदमी जबरदस्ती ही अच्छा एक्टिंग करे, उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती ही अच्छा एक्टिंग करे, तो वो याद रखना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, वैसा ही बन जाएगा। इसलिए बढ़िया से उतारिए, सबको अच्छा से समझ के काम करिए, आगे हो जाइएगा। अब आपके पास ये आ गई नया शब्द, क्या? परावैद्युतता। निर्वात की परावैद्युतता, यानी परावैद्युतता। निर्वात लिखा गया, इसका अर्थ क्या हो गया? वैक्यूम के अतिरिक्त मीडियम होगा तो उसका अलग होगा, इतना नहीं होगा। जैसे वाटर में कोई बॉडी है, ऑयल में कोई बॉडी है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वहां पर इसका मान ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा। इस सारी चीजों को देखना है। पहले आप वैक्यूम के लिए देख लीजिए। क्लियर हो गया? इसको हम, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू होगा इसका, तो हम इसको एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। चलो पहले यहां तक। अब इसको, इस मान को यहां उठाकर डाल देते हैं। तो देयरफॉर, अब बताओ सब, f का वैल्यू कितना हो गया है? f बराबर, तो k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले आवेश का परिमाण इंटू दूसरे आवेश का परिमाण बटा दोनों के बीच की दूरी, यानी आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब इंप्लाइज दैट, अब हम लोग क्या करें, निर्वात की परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें। इसका क्या फॉर्मूला होगा? यानी इसको आप यहां डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को यहां डाल दीजिए। यहां तो एफ चलाएगा यहां, तो यह 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हो गया। अब इसका एसआई यूनिट पक्का आप निकाल पाएंगे,
आवेश का कूलम, Q2 भी आवेश है कूलम, फोर्स 4 पाई का कुछ नहीं, ये न्यूटन, और दूरी r है मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो गया बेटा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे से ऊपर चला गया और को साइन चेंज कर दिया गया, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो, इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब यूनिट पता चल गया, चूंकि एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ वैल्यू है सब, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 8 पॉइंट, इसको याद रखना पड़ता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये ऐसा यूनिट क्लियर है आपका, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को एकदम कंठ पर, जबान पर, कंठ पर याद रहना चाहिए। उतार लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको साफ याद कैसे, जी का वैल्यू था, जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही था। हो गया। अब यहां देखो, ये ये जो बता रहे हैं अभी वाला, ये आपके किस काम में आएगा, समझिएगा इसको, कैलकुलेशन में, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार टकराएगा, मान देखो, अब यहां पर डालोगे 1/4, पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पूरा, यूनिट ऊपर डालिएगा तो माइनस वाला सब प्लस, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखना है, देयरफॉर आपका वैल्यू क्या हो गया, जब भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं टकराए तो अब इसका मान, एप्सिलॉन नॉट का मान रखे बिना डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिएगा, कितना, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस वैल्यू को कंठ पर रखिएगा, जबान पे रखिएगा, ये हमेशा काम आता रहेगा, नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया ये वैल्यू, और कूलम्ब के नियम से हम कैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर वो चार्जेस निर्वात में हो, फ्री स्पेस में हो, वैक्यूम में हो, यानी फ्री स्पेस में हो। करेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां जो हमने टर्म यूज किया, यहां एक टर्म जो हम लोग यूज किए, यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट, इसका स्पेलिंग होता है EPSILON, एप्सिलॉन, डॉट है तो NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कंडीशन, ठीक। तो अब आप क्या समझे यहां पे, कुल मिलाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला कि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच ही अप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्जेस कैसे कंसीडर किए जाते हैं ये क्लियर हो गया है आपका। दूसरा,
यह पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है, करेक्ट। और पॉइंट चार्जेस के कंडीशन क्या है, क्लियर है। दूसरी बात, कूलम्स लॉ से केवल दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलता है, दो आवेशित कणों के बीच का बल का परिमाण निकलता है, डायरेक्शन यह नहीं बताता है, करेक्ट। डायरेक्शन आप जानते हैं किधर होता है, उसके अनुसार निकालेंगे, करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। अगला चीज, इसको हम चूंकि 1/r² है तो इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। किसको? कूलम्स लॉ को। समझ गए? तो पहले हम अब इसमें आने वाले कुछ, कब ये वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, यानी कूलम्स लॉ पर बेस्ड हमारा क्या टोटल रीडिंग है, जरा हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, यानी डाउन पॉइंट नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे सारे पॉइंट को, क्लियर। तो पहला चीज यहां पर, अब कूलम्स लॉ के लिए आपके पास क्या क्या आया, जरा उसका फीचर्स देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट फाउंड या ऑब्टेन्ड, कॉन्सेप्ट फाउंड इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो भी मिला हमें, उसका कॉन्सेप्ट जरा हम देखते हैं, उसकी समझ को पकड़ते हैं। तो ये, हाँ, तो क्या कॉन्सेप्ट फाउंड इन कूलम्स लॉ, कूलम्ब के नियम में प्राप्त समझ, लिख सकते हो हिंदी इसकी, कूलम्ब के नियम में प्राप्त समझ, कौन कौन से चीज यहां पर मिला, तो इसकी वैलिडिटी हो गई। पहला नंबर, फ्रॉम दिस लॉ we obtain the magnitude of the force between the 2 point charges। इस नियम से हम दो बिंदु आवेशों के बीच के बल का परिमाण प्राप्त करते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच के बल का परिमाण प्राप्त करते हैं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, एकदम क्लियर है बेटा। दूसरा नंबर, नंबर 2, इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि 1/r², व्युत्क्रम है r का, वर्ग है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं। तो लिखो, कूलम्स लॉ is also named as inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ,
लिखो कूलम्ब के नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। नंबर 3, नंबर 3 जो आप देखें उनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पहले ये दोनों आवेशित कण हैं, एक पर Q1 दूसरे पर Q2। आप अपनी सुविधा के लिए बताइए इस पर प्लस प्लस माने, माइनस माइनस माने या प्लस माइनस माने। एक आदमी बोलो बोलो। इस पर प्लस और इस पर भी प्लस। ये क्या करेगा बताओ? Q1 इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। कौन? F। माना Q2 पर फोर्स लगा तो F2 वेक्टर, और इस पर फोर्स लगा यह कौन? F1 वेक्टर। लेकिन यहां पर क्या हमने जाना? यहां पर हमें यह पता है कि यह F1 वेक्टर का मॉड हो या F2 का मॉड हो, ये दोनों का परिमाण आपस में बराबर होता है और इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होता है। अब आप बताइए यहां पर, अगर हम इसको एक सिस्टम मान ले विद्यार्थी, अगर हम इस Q1 Q2 दो पिंडों का निकाय हो गया, दो आवेशित कणों का निकाय हो गया, दो बिंदु आवेशों का निकाय हो गया, तो इस सिस्टम पर चूंकि यह दोनों फोर्स इक्वल है, तो दो फोर्स इक्वल हो और अपोजिट हो तो यह क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन वाला लॉ हो गया कि नहीं? न्यूटन का तीसरा नियम। इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं वह एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते। ध्यान दीजिएगा, आपका जब क्वेश्चन घुसता है बढ़िया से तो एक्शन रिएक्शन पेयर डाल देगा, यानी कूलम्ब्स लॉ है। यहाँ क्या है? एक्शन 12 के लिए चार्जेस अगर वहां अप्लाई करता है तो एक्शन रिएक्शन, इस दोनों फोर्सेस चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड में, तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी सिस्टम पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। जितना फोर्स लगाओगे उतना दूसरा अपने आप लग जाएगा। एक लगाया तो इस पर अपने आप पे दूसरा भी लगा दिया। बोलो हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर? फिगर बनाइए, लिखा देते हैं इस बात को। सब ना तुम लोग को याद हो गया होगा, आज का क्लास याद होते जा रहा होगा। बस रोज देखते रहना तो टेंशन ही नहीं रहेगा। बस डेली रिवाइज करते रहना। 10 मिनट बैठ जाओ ट्यूशन में आकर के, पहले 10 मिनट या घर पर बैठते हो एक बार रिवाइज घर पर पढ़ाई के दौरान कर जाओ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, और ट्यूशन में आने के पहले एक बार जरूर पीछे से रिवाइज कर गए। आज का क्लास कल एकदम तगड़ा हो, आज तक का क्लास, तो फिर देखो तो अपने मन लगने लगेगा। कितना मन भागेगा, आदमी है, कभी किसी में मन लगता है कभी किसी में मन लगता है। जिसमें मन लगाइएगा, टाइम दीजिएगा, लगेगा मन लगने। इतना थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, लगेगा मन लगने, और क्या। आइए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया F1 F2 और इसका वैल्यू। तो ये क्या हो गया बेटा? एक्शन और रिएक्शन पेयर कहलाता है, ठीक है ना? तो लिखेंगे क्या? द पेयर ऑफ फोर्सेस, कौन? ये दोनों फोर्सेस का जो पेयर होता है, द पेयर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एक्शन, द पेयर ऑफ forces is called
एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर हो गया? लिखो, हिंदी लिख लो। ये एक जोड़ा बल, ये एक जोड़ा बल यानी युग्म बल, एक जोड़ा बल, जोड़ा ही लिखना, युग्म मत लिखना। यह एक जोड़ा बल क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा कहलाता है या युग्म कहलाता है। अंग्रेजी याद रखना इसका, क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा कहलाता है। अब देखो सब, जब हम लोग इन बलों के द्वारा, सोचो जरा, विचार करो, ये दाहिने तरफ विस्थापित करेगा, ये बाईं ओर विस्थापित करेगा, तो ये दोनों बलों के द्वारा कुल कार्य को निकालेंगे ना जब हम, या किसी एक बल के द्वारा ही कार्य निकालेंगे। ध्यान से, किसी भी आवेशित कण पर एक पूर्ण चक्र में, मतलब जहां से शुरू किए फिर वहीं पर ले आएंगे, तो कुल कार्य यह शून्य करता है। तो कोई भी कुल कार्य जो शून्य करेगा उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, एक राउंड ट्रिप में। तो जब एक ट्रिप लगाएंगे किसी आवेशित कण के द्वारा, तो वह जो कार्य करता है वह शून्य कार्य करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यह संरक्षी बल है। कौन सा बल है? तो यहां पर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर सकते हैं। यहां पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला थ्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके ही आगे का टॉपिक सब निकलेगा पोटेंशियल। तो पहले हम आपको यहाँ वेरीफाई कर देते हैं कि कैसे ये निकलना है, निकलेगा। 1 2 3 और 1 4। आइए पहले देख जाइए। जैसे मान लो ये कोई आवेशित कण है, जैसे यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है, या इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पर आर है। इसके कारण ये यहां से यहां तक गया, ए टू बी गया। जैसे इस पर मानो यह प्लस क्यू, इस पर फोर्स लगा दिया, यहां पर एफ, और यहां पर यह ए से बी गया, और बी से ए जब आएगा तो इस बल के द्वारा, जो केवल इस बल के द्वारा जो कार्य होगा वह शून्य कार्य होगा एक राउंड ट्रिप में। नेचुरल है, क्यों? यह बल यहां से बदलते हुए जाएगा बेटा, क्योंकि आर का मान बदलते जाएगा तो वेरिएबल फोर्स होगा। आगे चूंकि देखना है, इसके लिए आगे टर्म है, लेकिन चूंकि तुम कंजर्वेटिव फोर्स पर गए हो तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि हम लोग जैसे ही ए से बी तक ले जाने में कार्य निकाले, किसके द्वारा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको विद्युत बल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं, लिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस बल के द्वारा जो कार्य होगा, यानी बल एफ ए से बी तक जाने में हर पॉइंट पर बदलता जाएगा, अब बी से ए तक लाने में जो कार्य होगा वह पूरा कार्य शून्य होगा, जो घर्षण बल के द्वारा शून्य नहीं होता है। तो विद्युत बल के द्वारा, विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा, कूलम बल के द्वारा जो कार्य होता है एक राउंड ट्रिप में, यह शून्य कार्य होता है। इसीलिए हम इस बल को क्या बोलते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। तो इस बात को लिख लेना है, लिखे तो, एज वर्क डन बाय द फोर्स obtained in Coulomb's law as the force, the work done by the force। बेटा क्या रुक जाओ, सुनो क्या लिखा है, एज वर्क डन, द मत लिखना,
एज वर्क डन बाय द फोर्स ऑप्टेड इन कूलम्स लॉ in one round trip is zero, so this force is conservative force. This force is conservative force. आप लोगों का टाइम हो गया है, कुछ कल चर्चा करेंगे अब इस पर, अभी तो ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन कूलम का नियम हम आपको अच्छा से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी नियम पर ये पूरा ब्रांचेज डिपेंड करता है, पूरा ब्रांच। तो जितना बेहतर आपका यह नियम होगा, फोर्स निकालना सब सीख जाएंगे, तो हर चीज आपका ठीक हो जाएगा। जैसा कि हिंदी में लिख लो, जैसा कि कूलम्ब बल के द्वारा एक पूर्ण चक्र में, कूलम्ब बल के द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए इसे हम संरक्षी बल भी कहते हैं। इसलिए हम